मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगा, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। प्याज वाला प्याज है। तो हम लोग अकबर पढ़ रहे थे। मध्यकालीन भारत में मुग़ल वंश में अकबर का अध्ययन कर रहे थे। शुरू से रिवाइज करेंगे, फिर बाकी बचा हुआ टॉपिक जो है कवर करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। अकबर से बहुत सारे प्रश्न आते हैं आपका मेंस में लिखने के लिए भी, और तमाम प्रकार के कंपटीशन में इससे प्रश्न काफ़ी आते हैं। तो हमने देखा था किस तरीके से जो है हुमायूं के निर्वासन के दौरान अकबर का जन्म होता है। कब होता है? 1542 में, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में जलालुद्दीन मोहम्मद, पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म होता है। और जब हुमायूं की मृत्यु होती है तो अकबर कहाँ का सूबेदार था? पंजाब लाहौर का सूबेदार था। और इसका राज्याभिषेक कहाँ होता है? कलानौर में राज्याभिषेक होता है। पंजाब वाले क्षेत्र में ही कलानौर स्थान है। जब मृत्यु का समाचार सुनता है, काफ़ी लंबे समय तक इसके हुमायूं के मृत्यु के समाचार को छुपाकर रखा गया था कि जो है राजगद्दी पर जो है एक तरीके से विद्रोह न उत्पन्न हो जाए, इसलिए जो है उसकी मृत्यु को समाचार को छुपा कर रखा गया था। और अकबर को किसी तरीके से बताया गया, फिर भी उसके जो है हुमायूं की मृत्यु के बारे में नहीं बताया गया, और वो चल देता है दिल्ली की तरफ। तो कलानौर में अकस्मात जो है बैरम खां के जो है नेतृत्व में अकबर को राजा बनाया जाता है, उसका राज्याभिषेक किया जाता है। तो इस तरीके से आगे हम लोगों ने देखा कि अकबर का जो शासनकाल था 1556 से लेकर के 1560 तक का किसके अंतर्गत था? बैरम खां के। 1556 से 1560 तक का शासन जो है बैरम खां के संरक्षण में व्यतीत होता है। बैरम खां जिसका दूसरा नाम क्या था? कौन सा बाबा? खान बाबा भी इसको हुमायूं और अकबर कहा करते थे। और इसकी एक उपाधि थी खाने खाना की। इसकी एक उपाधि थी कौन सी? खाने खाना। तो प्रश्न कभी कभी आता है कि बैरम खां की उपाधि क्या थी? खाने खाना। और इसके अलावा बैरम खां का पुत्र था अब्दुल रहीम, उसको भी एक उपाधि दी गई थी खाने खाना की। अभी हम लोग अध्ययन करेंगे आगे चल करके। तो इस तरीके से 1556 से 1560 तक जो है बैरम खां के संरक्षण में अकबर शासन करता है। इसी दौरान उसने एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था। क्या नाम था उसका? पानीपत का दूसरा युद्ध। तारीख सहित याद होने चाहिए। पानीपत का प्रथम युद्ध किस तारीख को हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। तारीख याद होनी चाहिए क्योंकि तारीख सहित पूछ लेता है। 21 अप्रैल 1526 को। और दूसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556। और 15 अक्टूबर 1556 को क्या हुआ था? राज्याभिषेक। 15 अक्टूबर को तो जन्म हुआ था। 14 फरवरी राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी को, वैलेंटाइन डे वाले दिन। 14 फरवरी 1556 को राज्याभिषेक हुआ था। और 15 अक्टूबर को जो है उसका जन्म हुआ था, 15 अक्टूबर 1542 को। तो ये कुछ तारीख है, इनको याद रखना, ज़्यादा नहीं, 2-3 बार आप रिवाइज करो बस याद हो जाएगा। तो पानीपत का युद्ध होता है। इसमें मैंने कहानी बताई थी कि किस तरीके से हेमू जो हिंदू शासक था, आदिल शाह का प्रधानमंत्री और सेनापति था। आदिल शाह कौन था? सूर्यवंश का शासक था। तो आदिल शाह का प्रधानमंत्री और सेनापति था, और उसने आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, तो इसलिए जो है वहाँ पर जो तारदी बेग, जो इसका एक मतलब एक तरीके से उसके अधीन में जो है दिल्ली को सौंपा गया था हुमायूं के मरने के बाद में, तो उसे मार भगाता है कौन? हेमू। और वो भागते हुए जाता है कहाँ पर? बैरम खां के पास में, कलानौर में, और सूचना देता है। तभी वहाँ पर कलानौर में ही उस राज्याभिषेक कर दिया जाता है अकबर का। ठीक है, तो ये कहानी हम लोग
यहाँ तक काफ़ी जो है देख लिए थे, बहुत डिटेल में हमने कल बताया था इसके बारे में। तो आज ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद में कौन सा शासन चलता है 1560 में, के बाद में पेटीकोट शासन, पर्दा शासन या पेटीकोट शासन। उसमें क्या होता है कि हरम दल की महिलाओं के जो है संरक्षण में शासन चलाता है अकबर। अकबर अभी बच्चा ही था, 14 साल की उम्र में राज्याभिषेक हुआ था, तो 4 साल बाद 18 साल का हुआ। अभी भी तो वो जो है इतना बड़ा नहीं हुआ था, तो इसलिए हरम दल की महिलाओं के नेतृत्व में शासन संचालित करता था। तो उसे क्या कहा गया, पर्दा शासन या पेटीकोट शासन। इतिहास में लिखा मिलता है पेटीकोट शासन या पर्दा शासन। तो इस तरीके से, और बैरम खां की हत्या कैसे होती है, ये भी एक कहानी मैंने बताई थी। किस तरीके से हत्या होती है? गुजरात में होती है। कहाँ जा रहा था? मक्का। महामनगा ने जो है एक अफगान सरदार को, अफगान युवक को जो है प्रोत्साहित किया उसकी हत्या करने के लिए, और अफगान युवक जो है गुजरात के पाटन में इसकी हत्या कर देता है बैरम खां की। वैसे तो बैरम खां जो है जब जा रहा होता है मक्का, तो उस दौरान अकबर ने एक सेना भेज दी थी, और एक दिलवाड़ा नामक स्थान में एक युद्ध भी होता है। ये मैं कल बताना भूल गया था। दिलवाड़ा नामक स्थान पर तो दिलवाड़ा का युद्ध हुआ था। तो प्रश्न कभी कभी आया है परीक्षाओं में, दिलवाड़ा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? दिलवाड़ा का युद्ध तो बैरम खां और अकबर की सेना के बीच में। बैरम खां और अकबर की सेना की, अकबर स्वयं नहीं गया था उस युद्ध में, अकबर की सेना थी और बैरम खां था। और इसी युद्ध में, दिलवाड़ा के युद्ध में बैरम खां पराजित हो जाता है और उसको बंदी बना करके कहाँ लाया जाता है? अकबर के दरबार में। तब अकबर जो है उसके समक्ष 3 जो है प्रस्ताव रखता है, या तो सूबेदार किसी राज्य का बना दिया जाए, या राजा का सैन्य सलाहकार, या फिर मक्का जाने का। तो फिर वो क्या चुनता है? मक्का जाना। जब ही मक्का जा रहा होता है तो फिर उसकी हत्या हो जाती है, और इस तरीके से 1561 में कहानी खत्म हो जाती है बैरम खां की। और उसके बाद पेटीकोट शासन चलता है। पेटीकोट शासन जो है 1564 तक चलता है। वैसे 1562 में महामनगा कौन थी? अकबर की धाय माँ थी, अकबर की धाय माँ थी। और महामनगा का एक बेटा था, क्या नाम था उसका? आदम खां। आदम खां महामनगा का बेटा था। और एक जीजी थी, जीजी कौन थी? दीदी ही थी, आदम की दीदी ही थी, जीजी भाई। तो आदम की दीदी थी, आदम की बहन थी। और जो है इससे क्या नाम है, ये सब मिल करके आदम खां और महामनगा, जीजी और उसका हस्बैंड जो है, ये सब मिल करके पेटीकोट मतलब पर्दा शासन के अंतर्गत अकबर को अपने संरक्षण में लेकर के शासन संचालित करते हैं। ठीक, तो 1562 ईस्वी में महामनगा की मृत्यु हो जाती है। उससे आदम खां के जो है मृत्यु के कुछ महीने बाद आदम खां को जो है अकबर क्या करता है? छत से फेंकवा देता है। ये कहानी देखना, ये फिल्म देखना, जो जोधा अकबर को देखना, उसमें बहुत कुछ कहानी बताई गई है। तो अकबर उसको जो है फेंकवा देता है आदम खां को। क्यों फेंकवाता है? क्योंकि वो जो है एक तो राज दरबार के खिलाफ षड्यंत्र चलाता है, और एक उसके विश्वसनीय व्यक्ति की हत्या कर देता है, अकबर के विश्वसनीय व्यक्ति की। तो अकबर को लगता है कि कल को ये हमारे ऊपर भी तलवार उठा करके हमें भी मार देगा, तो इसलिए आदम खां को वो मरवा देता है। और जब आदम खां मर जाता है तो महामनगा को बहुत झटका लगता है कि मैंने जो है अपने बेटे की तरीके से पाला पोसा अकबर को, और अपने भाई को, चचेरे भाई की ही हत्या कर दी। तो इस तरीके से वो दुख बर्दाश्त नहीं कर पाती है और 1562 में ख़त्म हो जाता है। तो पूरी मतलब कहीं ना कहीं जो पर्दा शासन था वो ख़त्म हो गया था, लेकिन 1564 तक आते आते पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो 1564 तक पेटीकोट शासन ख़त्म हो जाता है। और इसके अलावा एक कहानी और थी। जब वो इसके जो है बैरम खां की मृत्यु होती है, तो उसकी विधवा पत्नी जो थी सलीमा बेगम, पत्नी सलीमा बेगम से वो अकबर विवाह कर लेता है। देखो ये अकबर मतलब राजा इस तरीके से विधवाओं से शादियां क्यों करते थे? विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए। आगे चल करके हम जब इसके सामाजिक सुधार पढ़ेंगे, अकबर के सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार, तो उसमें देखेंगे इसने जो है सती प्रथा पर जो है लगाम लगाने का प्रयास किया, जौहर प्रथा पर लगाम लगाने का प्रयास किया, और विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। तो ये नज़ीर प्रस्तुत किया इसने स्वयं जो है सलीमा बेगम से विवाह करके। और जब बैरम खां मरता है उस समय उसका एक पुत्र था सलीमा बेगम से उत्पन्न जो है अब्दुल रहीम।
जो 4-5 वर्ष का उस समय था। तो अकबर जो है अपने संरक्षण में अब्दुल रहीम को पालता पोसता है जो अपने पुत्र के तरीके से, और उसे जो है, वो तो अनपढ़ था, स्वयं अंगूठा टेक था। जो मुग़ल वंश में सबसे मतलब ज़्यादा अनपढ़ शासक कोई हुआ है तो वो कौन हुआ है? अकबर हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा संरक्षण दिया शिक्षा को उसने। उसके खुद के लाइब्रेरी में जो है 24-25 हज़ार पुस्तकें हुआ करती थी, और वो इतनी किताबों को पढ़ गया था, मतलब पढ़ना नहीं जानता था लेकिन विद्वानों के माध्यम से उन किताबों को समझता था पढ़ डे। देखेंगे हम लोग किस तरीके से वो अपने दरबार में जो है विद्वानों की सभा संचालित करवाता था, उसमें जो है किताबों की जो मेन बातें थी उसको समझता था। तो इसलिए काफ़ी प्रकांड विद्वान भी हो गया था धीरे धीरे करके अकबर जो है सीखते सीखते। तो इस तरीके से यहाँ तक हम लोगों ने कहानी समझ ली थी। इसके बाद में अकबर जब 1564 में पूरी तरीके से जो है पर्दा शासन खत्म होता है, और उसी दौरान अब ये शुरू करता है अपना स्वतंत्र रूप से शासन संचालित करना शुरू करता है। तो इसका मकसद अब शुरू होता है भारत को विजित करने का। जो इसके दादा ने, दादा कौन थे? बाबर। जो इसके दादा ने जो है साम्राज्य बनाया था, वंश की नींव डाली थी मुग़ल वंश की, अब उसको विस्तारित करने का जिम्मा किसका आया था? अकबर का। चूँकि इसका अकबर का पिता हुमायूं जो था वो तो भागते भूगते रहा, तो अब जो है अकबर के अकबर के हिस्से में आया कि वो भारत के साम्राज्य को विस्तारित करें। तो इसका साम्राज्य एक समय ऐसा आया था कि काबुल और कांधार से लेकर के उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में बरार तक, और पूरब में जो है बंगाल से लेकर के पश्चिम में जो है काबुल कांधार तक, और उत्तर में कश्मीर से लेकर के और दक्षिण में बरार तक, ये पूरा जो है भारत किसके हिस्से में आ गया था? अकबर के हिस्से में आया था। ये पूरा अकबरकालीन भारत था। पढ़ोगे बेटा? ये पूरा क्या था? अकबरकालीन भारत था। तो ये किस तरीके से जो है विजित करता है अकबर इन चीज़ों इसको? तो सबसे पहला जो अभियान करता है, हम लोग पढ़ेंगे जो है इसके अभियान को, अकबर के अभियान के बारे में अध्ययन करेंगे, कौन कौन सा अभियान करता है। तो पहला और आखिरी याद रखो, बीच में हम लोग अभियान देखेंगे। सबसे पहला अभियान करता है 1561 ईस्वी में मालवा का अभियान। कौन सा अभियान करता है? मालवा। यहाँ का शासक था बाज बहादुर, यहाँ का शासक था बाज बहादुर। तो बाज बहादुर के खिलाफ जो है मालवा का अभियान करता है, और स्वयं नहीं जाता है बल्कि किसको भेजता है? आधम खां को। किसको भेजता है? आधम खां। आधम खां कौन था? महामनगा का बेटा था और बड़ा क्रूर था। तो ये बाज बहादुर को काफ़ी परेशान करता है। मालवा ये वाला क्षेत्र है जो आपका मध्य प्रदेश और इस यहाँ पर जो है ये बुंदेलखंड और ये मालवा वाला क्षेत्र है। तो बाज बहादुर के खिलाफ जो है आधम खां अभियान करता है, और बाज बहादुर को हरा करके मालवा पर अधिकार कर लेता है, और इसे बहुत परेशान करता है। अब अकबर को लगता है, अकबर तो देखो, अकबर एक दूसरी तरीके से अपना जो है शासन सत्ता संचालित करना चाहता था। तो उसने आधम खां को वापस बुला लिया और बाज बहादुर को अपने दरबार में बुलाता है और उससे कहता है कि सत्ता चलो तुमको दिया, तुम जा करके मालवा पे शासन करो, लेकिन अधीनता मेरी स्वीकार करोगे, क्योंकि तुम युद्ध में परास्त हो चुके हो, तो अधीनता जो है हमारी स्वीकार करोगे, लेकिन स्वतंत्र रूप से तुम मालवा में शासक तुम ही रहोगे, राजा मालवा के तुम ही रहोगे। हमको सिर्फ जो है क्या दोगे? टैक्स दोगे, हमें जो है टैक्स दोगे, और हमारी अधीनता स्वीकार करके अपने जो है जो मुग़ल सल्तनत के छत्र छाया में आप शासन करो, जो करना हो करो, हमें कोई आपत्ति नहीं, बस हमको क्या है जो है टैक्स समय समय पर देते रहना। तो बाज बहादुर से ये समझौता कर लेता है अकबर, और इस तरीके से इसे स्वतंत्र, देखो ये काफ़ी चालाक शासक था। इसने जो है रिश्ता बनाना शुरू किया, जो जितने भी जीते हुए राज्य थे उनसे क्या करता थे, ये जो है पारिवारिक रिश्ता बनाता था। बहुत सारी तो इसने इस तरीके शादियाँ की, राजपूत घरानों में बहुत सारी शादियाँ इसने इसीलिए की कि जो है रिश्ता बिल्ड करना है। ये जानता था, इस तरीके से ये जानता था कि जो है हम अगर कड़ाई से शासन करेंगे तो चूँकि भारत काफ़ी बड़ा है, काफ़ी विस्तार है भारत का, और मुमकिन नहीं है। और फिर यहाँ की जो उच्चावच है बहुत जो है विषम है, और विषम उच्चावच में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में काफ़ी समय लगता है। जैसे दिल्ली से गुजरात तक आने में लगभग 60 दिन का समय लगता था उस समय, अगर घोड़े से यात्रा की जाए तो लगभग 2 महीने का समय लगता था आक्रमण करने के लिए। लेकिन इतना फास्ट चलता था अकबर अपने घोड़ों के साथ में कि वो 11 दिन की
11 दिन के समय में 60 दिन की यात्रा 11 दिन में पूरा कर लेता था। इसीलिए उसको गुजरात का अभियान जो कहा गया है, द्रुतगामी अभियान कहा गया है। गुजरात का अभियान, कभी प्रश्न आता है कि जो अकबर का अभियान गुजरात अभियान था वो कैसा था, द्रुतगामी, या प्रश्न पूछ लेता है अकबर के किस अभियान को द्रुतगामी अभियान कहा गया है। बहुत फास्टेस्ट अभियान था उसका, तो कौन सा अभियान था, गुजरात का अभियान था। बहुत तेज़ी से आता है। यहाँ गुजरात का शासक जो है इसको जीत कर चला जाता है, तो अब ये सोचता है कि मतलब स्वतंत्र हो गए हैं, पूरी तरीके से नजराना देना बंद कर दिया है, और इसने कहा अब अकबर को आने में 60 दिन लगेंगे, तब तक हम उभर जाएंगे और दोबारा आएगा तो हरा देंगे। ये इतना सोचता ही रहता है कि अकबर 11 दिन में पहुँच करके इसको पुनः जो है जीत लेता है। तो इस तरीके से इसका द्रुतगामी अभियान था। तो देखो इसने एक रणनीति चली कि उस समय जो राजपूत शासक थे, राजपूत शासक में मेवाड़ काफ़ी जो है शक्तिशाली हुआ करता था। मेवाड़ का ही तो राजा था राणा सांगा। राणा सांगा कहाँ का शासक था, मेवाड़ का ही। और राणा सांगा का बेटा जो है उदय सिंह हुआ, राणा सांगा का बेटा उदय सिंह हुआ। तो अब मेवाड़ की जो राजधानी थी चित्तौड़ को जीतना, इसने सोचा चित्तौड़ को अगर विजित कर लिया जाए तो फिर जितने भी राजपूत शासक हैं वो हमारी अधीनता आसानी से स्वीकार कर लेंगे। तो इस समय अकबर के समय चित्तौड़ का शासक कौन था, उदय सिंह। अभी उदय सिंह था। उदय सिंह के खिलाफ जो है अभियान करता है और भयंकर युद्ध होता है। मतलब ऐसा नहीं था कि एक तरफा युद्ध हुआ मतलब और अकबर जीत गया, काफ़ी भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध में जो है उदय सिंह जीतने वाला रहता है, लेकिन लास्ट के मोमेंट में आकर के उदय सिंह हार जाता है और जो है यहाँ पर अकबर अधिकार कर लेता है। जैसे ही चित्तौड़ को जीतता है वैसे ही जो है जो जितने और राजपूत शासक थे वो धीरे धीरे इसके खेमे में आने शुरू हो जाते हैं। इसी कड़ी में आमेर का शासक था भारमल, राजा भारमल। तो आमेर का शासक जो राजा भारमल था उसके यहाँ बिना युद्ध किए ही भारमल जो है अधीनता स्वीकार कर लेता है अकबर की। और इसके अलावा वैवाहिक प्रस्ताव जब अकबर रखता है तो भारमल अपनी बेटी की शादी किससे कर देता है, अकबर से। और उस बेटी का नाम था जोधाबाई। और ये इतिहास प्रसिद्ध जो है शादी हुई थी जोधाबाई, या फिर उसको हरखाबाई भी कहा जाता है। फतेहपुर सीकरी में जाओगे तो जोधाबाई का एक महल ही है जिसमें जोधाबाई जो है मतलब रहा करती थी हरम में अपने उस महल में। तो अकबर ने जोधाबाई के नाम से एक महल बनवा दिया था, उसी में अपना कृष्ण की उपासना किया करती थी। तो इस तरीके से ऐसी एक सशक्त जो है महिला थी। और इसके आने के बाद में जो है जब ये इससे विवाह हो जाता है, इसके आने के बाद जो है हरम दल की जो महिलाएं थी महामनगा वगैरह, इन सब का वर्चस्व खत्म होने लगता है। 1562 के समय में ही शादी होती है और उसी दौरान जो है अब ये महिला आ जाती है। तो जो कानाफूसी होती थी महल में अकबर के खिलाफ वो बंद हो जाती है, क्योंकि देखो महिलाओं का हाथ होता है किसी को बनाना और किसी को बिगाड़ना। तो अकबर कहीं ना कहीं अपनी इस पत्नी से बहुत कुछ सीखता था। जितनी भी सहिष्णुता की नीति सीखा है, किससे सीखा है, हरखाबाई से। तो हरखाबाई से इसने ये चीज़ सीखा है कि किस तरीके से जो है हमको सहिष्णु नीति अपनाना चाहिए और जो है सभी धर्मों को। नहीं तो पहले इसके पहले जितने भी शासक आए मुस्लिम शासक, वो ज़्यादा निरंकुश होते थे। ये बुद्धिमान निरंकुशवाद था, मतलब सबकी सुनता था, लेकिन इसे जो अच्छा लगता था वही करता था। सबकी सुनना और जो अच्छा लगे वो करना, तो ऐसा जो है बुद्धिमत्तापूर्ण निरंकुशवादी व्यक्ति कहलाता है। इस तरीके से यानी बुद्धिमानी से अपना लोगों की बात सुनो। तो इसको इसीलिए आगे चल करके इसने जो है सभी धर्मों को अपने राज दरबार में पालन पोषण किया। सभी धर्म जितने भी, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। इसलिए इसने बाद में चल करके एक दीन इलाही नामक एक नया धर्म लेकर आता है। जब हम लोग धार्मिक उसका पक्ष पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो इस तरीके से आमेर को जीत लेता है। अब भारमल इसके अधीन आ जाता है और आमेर का ही जो एक शासक था मान सिंह, वो इसका जो है नवरत्नों में एक बनता है मान सिंह, राजा मान सिंह आमेर का ही जो है राजा था। तो इस तरीके से इसने जो है सबको स्वतंत्र रूप से शासन करने के लिए बोल दिया। मान सिंह को भी बोला तुम आमेर में शासन करो, लेकिन जो है हमारी अधीनता स्वीकार करके करोगे। तो ये इस तरीके से करता था। अब ऐसा करके ये क्या बनाया था, मनसबदारी बनाया था। क्या बनाया था, मनसबदार। मनसबदार का मतलब होता है कि जो है जो शासक होते थे उनको कुछ सवार दिए जाते थे, घोड़े दिए जाते थे, और उन घोड़ों के माध्यम से वो क्या करते थे, अपने राज्य को संचालित करते थे। घुड़सवार जो होते हैं क्या होते हैं, सैन्य शक्ति होती है, जिसके पास जितना ज़्यादा घोड़ा होगा उतना ही बड़ा वो क्या होगा, मनसबदार होगा।
तो छोटा मनसबदार जो होता था उसके पास कम से कम 10 घोड़े होते थे और बड़े से बड़े मनसबदार हजारों घोड़े के मालिक होते थे। तो इन शासकों को, जो शासक इसने अपने अधीनता स्वीकार कराई, राजपूत शासक हो या कोई भी शासक हो, उनको क्या बनाया, ये मनसबदार बनाया। तो प्रश्न आता है, मनसबदार का कंसेप्ट किसने ईजाद किया था? अकबर ने। अकबर ने जो है सभी राज्यों को, भारत के जितने भी उत्तर भारत के राज्य थे, इनको जीत करके क्या बना दिया था? अपना मनसब बना दिया था कि स्वतंत्र रूप से आप शासन करो हमारे मनसबदार के रूप में, और जब हमारी आवश्यकता हो, जब युद्ध हमको कहीं जाना है युद्ध करने के लिए, तो अपने घोड़ों के साथ आप हमारे जो है सैन्य पक्ष में सम्मिलित हो अपने सेना के साथ में और अभियान करो। तो ऐसे मान सिंह के साथ इसने कई अभियान किए थे। अब इसने क्या किया था? राजपूतों को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया था, राजपूतों को आपस में लड़ाना शुरू किया। यही मेवाड़ वाले क्षेत्र में उदय सिंह के बाद में उसका पुत्र जो है महाराणा प्रताप शासक बनता है, महाराणा प्रताप। और ये काफ़ी जो है वीर और काफ़ी जो है महत्वाकांक्षी शासक था। जब तक ये रहा तब तक छकाता रहा, जो है मेवाड़ को छीनने नहीं दिया। इसीलिए एक युद्ध होता है अकबर के साथ में जिसका नाम था हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध। तो ये हल्दी घाटी की लड़ाई किसके किसके बीच हुई है? महाराणा प्रताप और अकबर। अकबर स्वयं नहीं आया था, अकबर ने एक जो है राजपूत शासक मान सिंह को भेजा था। किसको भेजा था? मान सिंह। क्योंकि ये चाल चलता था कि जितने भी राजपूत शासक हैं उनको आपस में लड़ाओ, जिससे कि जो है इनकी शक्ति कमज़ोर हो। तो मान सिंह को अपने पक्ष में करके, आमेर के राजा मान सिंह को अपने पक्ष में करके, और उसको अभियान पे भेजता है हल्दी घाटी के युद्ध में। हल्दी घाटी का युद्ध जो है होता है 1576 में। कब होता है? 1576 में। तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप जो है बहुत वीरता से लड़ता है, और महाराणा प्रताप का एक घोड़ा था जिसका क्या नाम था? चेतक। तो चेतक, ये ऐसा कहा जाता है कि अपने घोड़े से जब मान सिंह पर वो आक्रमण करता है, मान सिंह तो हाथी में बैठा हुआ था और उसका घोड़ा भी बहुत बहादुरी से लड़ा था। उसके घोड़े ने हाथी के मस्तक पे जो है पैर मारा और हाथी लड़खड़ा गया था। हाथी लड़खड़ा गया और वो मान सिंह डर करके अपने हाथी को पीछे करके भाग गया, वहाँ से युद्धभूमि से भागने लगा था। और इधर महाराणा प्रताप जो है उसके सैनिक घेर लेते हैं महाराणा प्रताप को, अकबर के सैनिक। तो ये युद्ध भूमि में इसका एक जो है अंगरक्षक था, और उसका काम था एन के एन प्रकरण महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से जीवित निकालना। काफ़ी घायल हो जाता है, काफ़ी जो है तलवार भाले लगते हैं। तो उसी बीच उसका जो अंगरक्षक था वो क्या करता है कि काफ़ी धूल कर देता है मैदान में। हल्दी घाटी के मैदान में धूल था ही, तो वहाँ पर काफ़ी धूल उड़ा देता है, और उस धूल के जो है पीछे जब धूल हो जाता है तो अंधेरा छा जाता है। तो उसमें महाराणा प्रताप के पोशाक और उसके जो हेलमेट था वो सब खुद पहन लेता है उसका अंगरक्षक, और महाराणा प्रताप को युद्धभूमि से बाहर कर देता है। और अब ये इसके सैनिक चकमा खा जाते हैं अकबर के, सोचते हैं महाराणा प्रताप ही है। तो महाराणा प्रताप समझ करके उस अंगरक्षक को जो युद्धभूमि में मार देते हैं, और महाराणा प्रताप जो है युद्धभूमि से घायल निकल जाते हैं बाहर और जंगलों में रहते हैं। वो शपथ ले लेते हैं कि जब तक हम जो है अपनी मेवाड़ को अकबर से वापस नहीं लेंगे तब तक हम जंगल में रहेंगे और घास की रोटियां खाएंगे, अनाज नहीं खाएंगे, घास की रोटियों को खाकर जंगल में जीवन यापन करेंगे। तो जंगल में रहते हुए साल भर तक लगभग उन्होंने छापामार युद्ध किया, और 1577 ईस्वी में, हालांकि बहुत सारे क्षेत्र को उसने वापस जीत लिए थे अकबर से महाराणा प्रताप ने, लेकिन 1577 में जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, और मेवाड़ की अधीनता जो है वापस नहीं कर पाता है महाराणा प्रताप। ये जो है टीस रह जाती है, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र को जीत लेता है। तो अकबर इस तरीके से जो मेवाड़ था, मेवाड़ को भी अपने कब्जे में कर लेता है। तो हल्दी घाटी की लड़ाई, हल्दी घाटी का युद्ध, आपको डेट सहित इसका मतलब समय याद होना चाहिए। 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी, और हल्दी घाटी की लड़ाई में अंततोगत्वा मान सिंह विजयी हुआ था, अकबर विजयी हुआ था। महाराणा प्रताप युद्ध से घायल होकर के बाहर चले जाते हैं, भाग जाते हैं। हालांकि भागना नहीं कहेंगे, मतलब कि युद्ध में पीठ दिखाकर भाग नहीं गए, लेकिन अब एक ऐसी परिस्थिति, भाई अपने राज्य को भी तो बचाना, तो जीवित रहना भी जरूरी है। तो जीवित रहने के लिए उनके अंगरक्षक ने ये काम किया था, और उस अंगरक्षक ने बलिदान दे करके महाराणा प्रताप की रक्षा की थी। और उसी युद्ध में इसका घोड़ा चेतक जो है जब भाग रहा था युद्ध में, तो घायल होकर के वो
युद्धभूमि में ही मारा जाता है अपनी बलिदान। मतलब इतना समझदार घोड़ा था कि उसको भी लग रहा था कि राजा को अपने बचाना है, तो युद्धभूमि से वो भी राजा को लेकर बहुत तेज़ी से निकला था बाहर। तो इस तरीके से ये कहानी खत्म हो जाती है। और जितने भी राजपूत शासक थे, अब चाहे वो आपका जो है अब आमेर तो आ ही गया था, इसके अलावा जो है रणथंभौर और जितने भी राजपूत शासक थे, खास करके राजस्थान वाले क्षेत्र में राजपूत शासक थे, पूरा सब क्या हो गए, इनकी अधीनता स्वीकार कर ली। तो इसने 3 नीतियां चली थी राजपूत शासकों के खिलाफ कि या तो समझौता करके जो है अपने अधीन करना, समझ नहीं पाते थे तो युद्ध करता था, समझौते से अगर नहीं आ रहे हैं तो युद्ध करता था, या फिर वैवाहिक संबंध स्थापित करके। तो आमेर एक अच्छा उदाहरण था जो वैवाहिक संबंध स्थापित करके इसने जो है अपने अधीन किया था। और इसके अलावा दक्षिण भारत का भी अभियान किया था। दक्षिण भारत के अभियान के दौरान इसने एक तो मध्य प्रदेश में एक स्थान था गढ़कटंगा। कौन सा स्थान था? गढ़कटंगा। गढ़कटंगा में जो है अल्पवयस्क शासक था, उसकी माँ, शासक की जो माँ थी दुर्गावती, रानी दुर्गावती, उसने वीरता से अकबर का सामना किया गढ़कटंगा में, गोंडवाना वाले क्षेत्र में इसको गढ़कटंगा कहा जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है, गढ़कटंगा या फिर गोंडवाना क्षेत्र में किसका शासन था? रानी दुर्गावती का। दुर्गावती नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वो दुर्गा अष्टमी के दिन पैदा हुई थी, इसलिए उनका नाम दुर्गावती था। तो युद्ध भूमि में वीरता से लड़ी और अंत में जो है जब उनको लगा कि युद्ध हारने वाले हैं तो रानी दुर्गावती ने आत्महत्या कर ली थी कि जो है जीवित हम युद्ध में ना पकड़े जाएं। हालांकि अपने जो है सेनापति से दुर्गावती ने कहा कि तुम जो है मेरी हत्या कर दो, तलवार लो मेरी और मेरी हत्या कर दो, जिससे कि अकबर जो है जीवित मुझे न पकड़ पाए। लेकिन उसके सेनापति ने ऐसा करने से मना कर दिया, तो दुर्गावती ने अपने खंजर को अपने ही सीने में उतार लिया और आत्महत्या कर ली थी। तो दुर्गावती ने भी वीरतापूर्वक मतलब युद्ध किया था अकबर से। तो कहाँ से संबंधित है? गढ़कटंगा या गोंडवाना से। और इसके अलावा जब दक्षिण में मैंने बताया था बहमनी साम्राज्य था, दक्षिण में एक कौन सा साम्राज्य था? बहमनी साम्राज्य का ही एक राज्य था अहमदनगर। उसमें मैंने बताया था बीदर, बरार, गोलकुंडा, अहमदनगर, ये सब बहमनी साम्राज्य के क्या थे? स्वतंत्र राज्य थे। उसी स्वतंत्र राज्य में एक राज्य कौन था? अहमदनगर। स्वतंत्र राज्य में ही एक राज्य था अहमदनगर। इसी अहमदनगर की एक शासिका थी जिसका नाम था चांद बीबी। चांद बीबी, इसका नाम याद रखना आप। तो चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? अहमदनगर की। चांद बीबी के खिलाफ भी जो है अभियान किया। तो चांद बीबी को भी जो है ये भी वीरतापूर्वक युद्ध में लड़ी और अंत में जो है इसने भी युद्ध भूमि में ये भी मर जाती है, वीरगति को प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से मतलब अकबर के खिलाफ 2 महान शासिकाएं भी युद्ध करती हैं। इनका नाम आपको इसलिए याद रखना है, रानी दुर्गावती जो कहाँ संबंधित थी? गढ़कटंगा से या गोंडवाना से, और दूसरा अहमदनगर से चांद बीबी। तो इस तरीके से ये जो है पूरा क्षेत्र जो है बरार तक का, ये पूरा क्षेत्र जो है खानदेश कहलाता है। ये क्षेत्र पूरा दक्षिण में खानदेश बरार तक का पूरा क्षेत्र क्या कर लेता है? जीत लेता है। इसी में एमपी में एक स्थान है जो है आपका एक किला था, सबसे लास्ट में अभियान करता है। कौन सा किला? असीरगढ़। असीरगढ़ बहुत जो है संपत्ति वाला था। असीरगढ़ बहुत ज़्यादा जो है असीरगढ़ का किला शानो शौकत और संपत्ति में था। ये बहुत ज़्यादा इसकी संपत्ति थी। ऐसा कहा जाता है असीरगढ़ के किले की चाबी भी सोने की बनी हुई थी, इतना ज़्यादा सोना चांदी था। तो असीरगढ़ का किला 1601 ईस्वी में अकबर जो है इसको विजित करता है। तो असीरगढ़ का किला जो है सबसे आखिरी अभियान था। सबसे पहला अभियान कौन था? मालवा। और सबसे आखिरी अभियान कौन था? असीरगढ़ का किला। तो ये आपको याद रखना है। और गुजरात अभियान जब करता है तो उस अभियान के जो है विजय करने के बाद में अकबर फतेहपुर सीकरी में एक दरवाज़ा बनवाता है जिसका नाम था बुलंद दरवाज़ा। क्या नाम था? बुलंद दरवाज़ा। तो बुलंद दरवाज़ा आपको याद रखना है। बुलंद दरवाज़ा कौन से अभियान में उसने बनवाया? फतेहपुर गुजरात अभियान के दौरान। गुजरात अभियान जब किया था तो उस अभियान के उपलक्ष्य में, उस अभियान को विजित करने के बाद में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक दरवाज़ा बनाया जिसका नाम था बुलंद दरवाज़ा। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना क्यों करता है? राजधानी क्यों स्थापित करता है? क्योंकि जो जोधाबाई थी उसको कोई पुत्र नहीं हो रहा था, तो इसलिए पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए सलीम चिश्ती के दरबार में अकबर जो है 30 मील पैदल जाता है आगरा से। कहाँ? फतेहपुर सीकरी। एक गांव था उस समय छोटा सा। तो वहाँ पर एक जो है सूफी संत थे जिनका नाम था सलीम चिश्ती।
तो सलीम चिश्ती के पास जाता है तो उनके आशीर्वाद से उनका एक बेटा होता है जिसका नाम रख देते हैं सलीम। तो इसलिए अकबर ने पूरा फतेहपुर सीकरी को अपनी जो है पूरा एक जो है नगर बसाया और एक अपनी राजधानी भी बनाया। कुछ समय तक फतेहपुर सीकरी में भी उन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो इस तरीके से 1601 ईस्वी में अकबर ने सबसे आखिर में असीरगढ़ का किला जीता और शुरुआत मालवा के अभियान से किया था। तो इस तरीके से पूरे जो है दक्षिण भारत का अभियान भी किया। तो इसीलिए इसको दक्षिण का बादशाह भी कहा गया है। किसको कहा गया है? अब प्रश्न आता है मध्यकालीन भारत में मुगल वंश में दक्षिण का बादशाह किसको कहा गया है? अकबर को कहा गया है, क्योंकि इसने ही शुरुआत में दक्षिण को विजिट किया था। भाई बाबर दक्षिण पहुंच नहीं पाया। बाबर ने जो है केडीआर का उल्लेख तो किया है अपनी आत्मकथा में, कृष्णदेव राय का उल्लेख किया है जो दक्षिण भारत का शासक था, लेकिन जो है वहाँ तक गया नहीं था। और बरार तक कौन पहुँच गया था? अकबर। तो इसीलिए इसने एक उपाधि धारण की थी दक्षिण भारत का बादशाह। तो एक उपाधि भी ये धारण की थी दक्षिण भारत का बादशाह। तो इस तरीके से ये कई अभियान करता है और भारत को जो है एक सूत्र में बांधने का प्रयास करता है। इतना बड़ा इसका क्षेत्र विस्तार हो जाता है, इस शासन करता है यहाँ पर भारत में। अब इसके बारे में हम लोग जो है अध्ययन करेंगे आगे, इसकी क्या आर्थिक नीतियाँ थी, धार्मिक नीतियाँ क्या थी, इसने जो है कौन कौन से स्थापत्य के काम किए। आपने आगरा का किला देखा है ना, आगरा का लाल किला वो इसी ने बनवाया था। दिल्ली का वैसे लाल किला जब हम शब्द आता है तो दिल्ली पहुंच जाते हैं ना, दिल्ली के लाल किले को, तो उसको तो शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? अकबर ने। तो हम लोग स्थापत्य का भी अध्ययन करेंगे, कौन कौन से स्थापत्य। उसके पहले देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा आज जो है इसके नवरत्नों में, नवरत्न जो है कौन कौन से थे अकबर के, क्योंकि अकबर अपने नवरत्नों के कारण ही महान हुआ था। सबसे पहला जो नवरत्न था कौन? बीरबल। बीरबल, अकबर और बीरबल की कहानी तो बहुत प्रचलित है, सुनाई है। एक आध कहानी सुनाऊं। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि कल जो है दरबार में तुम्हें मेरे कुछ प्रश्न हैं, कुछ मेरी जिज्ञासा है, उसको शांत करना है। अगर नहीं शांत कर पाओगे तो कल तुम्हें फांसी दे देंगे, लटका देंगे। बीरबल बड़ा परेशान कि जो है मतलब क्या वास्तव में जो हमारी दोस्ती लटक जाएगी? इतना खतरनाक प्रश्न पूछने वाले बादशाह कि कल सवेरे फांसी हो जाएगी अगर उत्तर नहीं दे पाएंगे। रात भर सो नहीं पाया बेचारा, जो है बेचैन जो है आत्मा भटकती रही उसकी जो है रात भर। फिर सवेरे दरबार में उपस्थित होता है तो अकबर पूछता है, तैयार हो, प्रश्न पूछा जाए? बोले पूछे हुजूर, लटकता तो है ही है। तो फिर प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा बताओ, जो अल्लाह है, ईश्वर है, वो कहाँ रहता है? अब अकबर ने कहा कि अगर बीरबल ने कहा अगर सीधा उत्तर दें तो फिर अकबर की बात समझ में आएगी नहीं। तो उसने कहा महाराज दूध मंगाया जाए और उसमें चीनी घोल करके लाया जाए। तो चीनी घुली हुई दूध मंगाया गया। अब अकबर से कहा महाराज इसको पी लिया जाए। तो अकबर ने दूध को पी लिया। तो बीरबल ने पूछा कि महाराज दूध कैसी थी? मीठी थी। तो अकबर ने कहा, बीरबल ने कहा दूध मीठी थी, कैसे पता चला मीठी थी? फिर चीनी घुली हुई थी। तो जिस प्रकार से आपको चीनी दिखाई नहीं दी, दूध में चीनी घुली हुई है, इसी प्रकार से ईश्वर हम सब में घुला हुआ है। ईश्वर जो है, खुदा जो है हम सब में घुला हुआ है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, सब जगह है। अब सीधे कह देता कि कण कण में है ईश्वर, तो कहता प्रूफ करो कहाँ कण कण में है। अब प्रूफ भी हो गया ना, एक्सपेरिमेंट के साथ प्रूफ भी कर दिया कि दूध में चीनी घुली हुई है और चीनी आपको दिखाई नहीं दे रही हो, दूध कैसी मीठी है। पता कैसे चला? जब पिया आपने। तो इसी तरीके से हमारे सब के अंदर जो है ईश्वर है, हर कण में ईश्वर है, हर इंसान में ईश्वर है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। चीनी की भांति वो भी इंसानों में घुला हुआ है। कहा ठीक है, तुम्हारी ये बात सही है। दूसरा प्रश्न पूछा कि अच्छा ठीक है, ईश्वर घुला हुआ है, तो ईश्वर के दर्शन कैसे होंगे? भाई ईश्वर को कैसे जो है पाया जाए? कहा ठीक है, ये भी प्रश्न बढ़िया है। कहा ठीक है महाराज दही मंगाया जाए। महाराज दही मंगाया जाए। ठीक है, दही आया। कहा महाराज इसमें मक्खन दिख रहा है? कहा नहीं दिख रहा है। कहा इसी तरीके से इसको मक्खन बाहर करने के लिए दही को क्या किया जाता है? खूब फेंटा जाता है, खूब मथा जाता है, तब मक्खन उसमें से बाहर दिखाई देता है। इसी प्रकार से जो हमारे अंदर ईश्वर है, वो है तो हमारे अंदर, लेकिन तब तक नहीं दिखाई देगा हमें जब तक हम अपने आप को खूब फेंटेंगे नहीं, मथेंगे नहीं। जब
भाई बहुत ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने आप को फेंट करके ईश्वर के दर्शन किए हैं, बहुत लोग हुए हैं। तो आपको फेंटना पड़ेगा, दही की भांति जो है आप फेंटे जाओगे, तभी जो है खुद फेंटो अपने अंदर, जो आपके शरीर के अंदर जो ईश्वर विद्यमान है, तो उसको पाने के लिए आपको आप अपनी फेंटाई करो, तब ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। वो भी खुश हो गया उससे भी। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे जो है कहानियाँ हैं। एक बार जो है अकबर के दरबार में एक विद्वान आया, तो उसने कहा कि अकबर से कि मैं बहुत कठिन प्रश्न लेके आया हूँ, कोई जवाब नहीं दे सकता है, कोई हो दरबार में तो बुलाओ। तो अकबर ने बीरबल को बुलाया। अब बीरबल दरबार में आता है तो विद्वान कहता है कि मेरे 100 सरल प्रश्नों के जवाब दोगे या एक कठिन प्रश्न के? तो अकबर सोचता है, फिर कहता है नहीं, एक कठिन प्रश्न का जवाब दूंगा, 100 सरल के नहीं। कहता ठीक है, अच्छा बताओ, पहले मुर्गी आई या अंडा आया? नमस्कार, पहले मुर्गी आई या अंडा आया? तो बीरबल कहता है पहले मुर्गी आई, पहले मुर्गी आई। तो विद्वान कहता है कैसे, समझाओ। कहते हैं एक ही प्रश्न तुमने पूछा था कि कठिन एक ही प्रश्न पूछना है, अब ये तो आपका दूसरा प्रश्न हुआ ना, मैंने एक प्रश्न का उत्तर दे दिया तुम्हारे कठिन प्रश्न का। तो बड़ी चतुराई से उसने इस प्रश्न का भी उत्तर दिया भाई। अब उसमें जो है तो इस तरीके से जो है हाँ, तो भाई कठिन प्रश्न एक ही पूछना था उसको, तो एक ही प्रश्न का उसने जवाब दिया कि आप नहीं, आप जो है आप 100 प्रश्न नहीं पूछ सकते हो, दूसरा नहीं, एक ही प्रश्न। तो बड़ी चतुराई से वो जो है, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। तो तभी इस चतुर व्यक्ति को जो है अकबर अपना प्रधानमंत्री वजीर भी नियुक्त किया था, वजीर भी था और उसके नवरत्नों में से एक था। ऐसे ही तानसेन था। तानसेन जो है अकबर के दरबार में संगीतज्ञ था, इसने बहुत सारे रागों की रचना की थी, जो ग्वालियर का था मोस्टली। तानसेन कहाँ का था? ग्वालियर का था। और इसी प्रकार से अब्दुल रहीम किसका पुत्र था? बैरम खां का। किसका पुत्र था? सलीमा बेगम या बैरम खां का पुत्र था। तो ये भी बहुत विद्वान आदमी था, इसको पढ़ाया लिखाया था और इसने बहुत सारी किताबों की जो है फारसी भाषा में जो है अनुवाद भी किया था, संस्कृत की किताबों का, और बहुत सारे किताब जो थे, जितने भी मतलब पहले के लिखे हुए किताब थे, उन सबको जो है अब्दुल रहीम ने फारसी में अनुवाद किया था। ऐसे अबुल फजल था। अबुल फजल इतिहासकार था, इसका दरबारी इतिहासकार था। फैजी दरबारी कवि था। अकबर का दरबारी कवि कौन था? फैजी था। तो प्रश्न यहाँ से आते। और मान सिंह तो, राजा मान सिंह तो सेनापति था, उसका जो है कई युद्धों में भाग लिया था, बहुत सारे युद्ध जीते थे इसने। टोडरमल ये जो है शेरशाह सूरी का जो है शेरशाह सूरी के दरबार में भी रहता था। और इसने क्या किया था, जो है जो आपका ये ज़मीन वगैरह है, भूमि मापने का काम करता था। कौन? टोडरमल। तो इसकी जो है विशेषता को जानते हुए अकबर ने अपने दरबार में इसको भी रखा था, टोडरमल को। तो टोडरमल भूमि का मापन करता था। इसी प्रकार से मुल्ला दो प्याजा जो था, ये बड़ा ही जो है मस्खरी टाइप का व्यक्ति था। इसको प्याज बहुत पसंद था, इसलिए अकबर ने इसको मुल्ला दो प्याजा नाम रखा था। प्याज बहुत खाता था, मुल्ला दो प्याजा इसका नाम रख दिया था। तो ये मस्करी बहुत करता था, दरबार में जो है लोगों को हंसाता वसाता था। तो इसी भी अपने दरबार में रखा था। और हकीम हुमाम था, ये हाजिर जवाबी था। हाजिर जवाबी का मतलब क्या होता है? कोई भी प्रश्न पूछो तुरंत उसके उत्तर हाजिर हैं। तो ऐसे ये भी था, उसी तरीके से हकीम हुमाम भी था, हाजिर जवाबी के रूप में जाना है। तो इस तरीके से अकबर के क्या थे? नवरत्न थे। तो अकबर के नवरत्नों के आपको नाम कुछ याद होने चाहिए। बीरबल, तानसेन, अब्दुल रहीम, खान खाना, उपाधि कौन सी थी? खान खाना की। अबुल फजल, फैजी, ये दोनों भाई थे। अबुल फजल और फैजी दोनों भाई थे। मान सिंह, टोडरमल। और इसमें देखो बीरबल, तानसेन, मान सिंह, टोडरमल, ये सब हिंदू थे। मतलब इसने अपने मनसब में, अपने उसमें जो है बहुत सारे हिंदुओं को भी पाल रखा था, रख रखा था। ठीक है। तो इस तरीके से इसके नवरत्न थे। अब कल हम लोग जो है इसके द्वारा संचालित जितनी भी व्यवस्था थी उसका अध्ययन करेंगे।